नमस्कार, युवा कनेक्ट संवाद संघ में आज हम अपने एक समावेशी पैनल के साथ अलग-अलग चीजों पे, ग्राउंड रियलिटी पे जो भी अनुभव है, उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे पास देश के अलग-अलग कोनों से 3 गेस्ट आए हुए हैं। पहले हमारे पास दीपक है। दीपक जैसलमेर में फेलो के तौर पे काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी फेलोशिप के दरमियान जो अपना मॉड्यूल ट्रेनिंग है, आईएम उदयपुर से की है। सेकंड नंबर पे हमारे पास गार्गी हैं। गार्गी इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, कोलकाता। करेक्ट गार्गी? Sorry, I'm doing my fellowship at Tripura, not Tripura. Okay, Tripura. And you are working as a fellow on North Tripura district. Yeah. Apart from that, साउथ इंडिया के आंध्र प्रदेश से हमारे पास श्रीकर रेड्डी हैं। श्रीकर रिसेंटली कारगिल डिस्ट्रिक्ट पे काम कर रहे हैं, जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लेह लद्दाख में आता है। सो कमिंग टू द पॉइंट, हम इससे स्टार्ट करेंगे। तो मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले गार्गी आपसे, चूंकि आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए फेलोशिप के तौर पे काम कर रही है। जब हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करते हैं ना, तो सेंट्रल इंडिया में एक बड़ा अलग पर्सपेक्टिव होता है, लाइक कि हम उनकी जो डे टू डे चैलेंजेस होते हैं, जो इशूज है, उसको बहुत अच्छे से नहीं जानते। तो आप तो पहले थोड़ा सा अपने प्रोफाइल के बारे में हमें ब्रीफ करिए। उसके अलावा आपने ग्राउंड में क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या किया जाना है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। Okay, so मेरा background है, I'm a BTech in computer science. After that, I did my MBA in marketing and entrepreneurship development and small business management. And after that, I have a work experience with as a product management in Ajanta Shoes India Private Limited. So after this, I joined MGNF. So the ground reality is, मतलब त्रिपुरा में और most of the northeastern states में the main problem is the connectivity. The transportation is the most expensive part, and इसके वजह से क्या होता है ना कि normal जो vegetables होते हैं, इनफैक्ट उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा होती है, लेबर का प्राइस भी बहुत ज़्यादा होती है। लाइक इफ यू से दैट कंपेयरिंग इट टू अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, फॉर एग्जांपल कोलकाता के साथ अगर हम लोग कंपेयर करें, सो फॉर एग्जांपल वहाँ पे लेबर, आप किसी से काम करवाना चाहते हो, यू टेल देम दैट आप 200 में नहीं, आप 190 पे काम कर दो, मैं आपको 190 रुपये दूंगी, आप काम कर दो। वो आदमी बोलेगा ठीक है मैडम, मैं नहीं करूंगा, तो कोई और आ जाएगा जो 180 पे काम करने के लिए राजी हो जाएगा। दिस इज द सिनेरियो इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। बट यहाँ पे क्या है कि अगर आप 200 बोलोगे तो वो बोलेगा मैं 210 के नीचे काम नहीं करूंगा, एंड आपको कोई दूसरा लेबर मिलेगा नहीं काम करने के लिए। तो यहाँ पे ना थोड़ा मोनोपोली वाला चीज होता है, लेबर इज वेरी एक्सपेंसिव आउट हियर। और वो भी एक्सपेंसिव के कारण क्या होता है ना कि दे डोंट इवन वर्क द होल डे। जैसा टाइम होता है ना कि आप 9 बजे आओ, शाम के 6 बजे तक काम करो, ऐसा कुछ वैसा आपको मिलेगा नहीं। वो तो 11 बजे तक चाय पीने में निकल जाएगा। मैंने दिस इज द जनरल सिनेरियो एंड द प्रॉब्लम विद एवरी पर्सन यू आस्क इन नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, दे विल से द सेम थिंग। एंड दे हैव दिस थिंग दैट दे आर वेरी लेजी इन देयर वर्क। लाइक उन लोगों के पास जो है, दे आर प्रीटी मच कंटेंट विद व्हाटएवर दे हैव, दे डोंट नीड एनीथिंग एक्स्ट्रा। दिस इज द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल दे हैव इन नॉर्थ ईस्ट। ओके, वंडरफुल इनसाइट्स फॉर मी। सो नंबर 2 पे हम चलते हैं श्रीकर के पास, कि वो चूंकि अब कारगिल पे काम कर रहे हैं, टेम्परेचर का भी डिफरेंस है। और जो सबसे दिलचस्प चीज है इस जर्नी को समझने में, श्रीकर खुद भी साउथ से आते हैं, आंध्र प्रदेश से आते हैं। तो मैं समझूंगा कि क्या वो क्रेविंग थी कि आप लद्दाख पे जाते हो, और क्या क्या एक्सपीरियंसेस करते हो, क्योंकि आपका कल्चर भी अलग है, ज्योग्राफी भी बहुत मायनों पे अलग है। तो क्या चुनौती है और क्या मोटिवेशन था, व्हाट वाज द ड्राइव बिहाइंड गोइंग फॉर द लद्दाख यूनियन टेरिटरी? ठीक है, थोड़ा कहानी में लंबा करेगा तो लेट मी स्टार्ट। एक्चुअली आई एम फ्रॉम तिरुपति, आंध्र प्रदेश। आपको पता है तिरुपति एज पिलग्रिमेज सिटी, होली सिटी, वो बहुत काफी फेमस बढ़िया डेस्टिनेशन है। थोड़ा आपको भगवान बालाजी को देखने के लिए मंदिर है। तो मेरे सारे स्कूलिंग सब एवरीथिंग हैपेंड इन एंड अराउंड तिरुपति। मैं नॉट मोर देन 100 किलोमीटर्स within that radius I was I did my college graduation in BTech mechanical engineering। मैं 2018 में पास आउट हूँ। बाद में थोड़ा सा 2 महीने बायजूस में काम किया था। बाद में ऐसे BDA बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट मुझे को लगा ठीक है, दिस आई कांट सक्सीड इन दिस, आई डोंट वांट टू गो इन दिस फील्ड। सो मैं तो छोड़ के बाहर आ गया। तो बाद में तकरीबन 1 साल केरला में तिरुवनंतपुरम, आपको पता है इसरो में VSS विक्रम साराभाई स्पेसमेंट रखा जाता, तो उधर अप्रेंटिसशिप किया था, ऐसे ग्रेजुएट इंजीनियर अप्रेंटिस किया था।
तो जब मैं ये अप्रेंटिसशिप करता था बीच में मुझे को एमजीएनएफ की नोटिफिकेशन मैंने देखा था, इसको अप्लाई किया था। और जब उसी वक्त मैं सोचा था, मैं थोड़ा अप्लाई करने के वक्त सोचा था, मैं मेरा स्टेट को नहीं चुनना है, तो आई वांट टू बी आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। तो ठीक है, लेकिन इधर में एक गाइडलाइन दिया गया है कि नोटिफिकेशन में यू शुड हैव टू नो दी, यू शुड रीड एंड राइट, you should have that qualification of the state language, you should be well aware of that state language। तो मुझे को तमिल सारे मैं समझ सकता हूँ, तमिल कन्नड़ा जितना भी हो, मलयालम सारा सिस्टर लैंग्वेजेस, कजिन लैंग्वेजेस है तेलुगु के। फिर भी मुझे को वो लिखना मुझे कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन मैं बचपन से भी थोड़ा हमारे करिकुलम में भी हिंदी है, मैं हिंदी मैं संभाल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। अब देख रहे मैं ठीक है, थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ। मैं सोचा था थोड़ा नॉर्थ इंडिया की तरफ बढ़ने के लिए। नॉर्थ इंडिया में भी मैं जब सोच रहा था, मुझे को नक्शे में नजर आया लद्दाख। तो तभी अभी नया यूटी बन रहे, तो इधर आपको पता है पहले कश्मीर की इधर इन्फ्लुएंस बहुत होता था। कश्मीर सारा लाइक ऑलमोस्ट दे हैव सो मेनी same kind of things here, so there is a lot of requirement for development. But then, of course, because I am in this insecure feeling, I thought of putting in Kashmir also. But I feel that I will not succeed in, maybe I feel insecure in Kashmir. Really, I'm openly saying, because as a person from South India, even my parents don't allow to go to Kashmir. So such in a case, I opted for Ladakh. And one more thing, that is what I understand. Like Ladakh needs a lot of development in every aspect. Next, however, I was able to, for the interview, I started my journey from Tirunanthapuram to Leh. So it is extremely from south to extremely north. तो वैसे ये मेरा, तो जब मैं घर में बोला था, मेरे सर मम्मी पापा जो पेरेंट्स है वो बोलते क्या पागल है, इंटरव्यू के लिए इतना दूर जा रहे। अच्छा है, अच्छा, काफी दिलचस्प। हम इस पे और इसके जो सेट्स है ना उस पे भी हम लाइट डालेंगे। इसके बाद हम आते हैं, हमने शुरुआत की नॉर्थ ईस्ट से, फिर हम जम्मू कश्मीर पे गए, अब हिंदी हार्टलैंड के राजे रजवाड़ों की भूमि, लैंड ऑफ रॉयलिटी और रॉयल फैमिलीज, हम राजस्थान की ओर अपना रुख बदलते हैं। तो वहाँ की जैसलमेर की फिजाओं को भापने वाले, वहाँ की रिपोर्टिंग करने वाले और अनुभवों से समृद्ध होने वाले हमारे साथ दीपक है। तो हम दीपक से समझेंगे कि क्या उस कसमगस थी, ऐसा क्या ड्राइव था कि उन्होंने अपनी एसएससी की जॉब छोड़ दी। इंडियन मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ी एस्पिरेशनल चीज होती है, एक काइंड ऑफ एक ब्लू कार्ड होता है, बट आपने क्या कुछ था। तो हम दीपक से समझेंगे क्या जर्नी थी और क्या अनुभव है उनका ऑन ग्राउंड जैसलमेर में। तो यस दीपक। हेलो एवरीवन। सो मैंने अपनी बीटेक करी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज उदयपुर से। सो उसके बाद फिर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली वेदांता लिमिटेड में जॉब करने की। तो मैंने सबसे पहले अपनी जॉब स्टार्ट की है उड़ीसा से। डिस्ट्रिक्ट झारसुगुड़ा से मैंने अपनी जॉब शुरुआत की एज ए इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर। तो मेनली जो वहाँ पे मेरा जॉब रोल था वो मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ जो भी होती थी प्लांट में, आई वॉज वर्किंग इन अ पावर प्लांट, तो वो सब देखना था। धीरे धीरे मैंने रियलाइज़ किया, मतलब रियलाइज़ नहीं, जैसे घर वालों का जनरली रहता है कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए। इवन मेरा पैकेज भी अच्छा था वहाँ पे, लेकिन फिर भी घर वालों का थोड़ा किस लिए चाहिए था, शादी करने के लिए या फिर कोई और सिक्योरिटी? क्या ड्राइव क्या थी, क्या कहा करते थे कि जाना है गवर्नमेंट जॉब के लिए? नहीं, वो फैमिली की तरफ से रहता ही है कि सब लोग गवर्नमेंट सर्विस में है तो तुम्हें भी जाना ही है, ऐसा करके। और एक होता है कि गवर्नमेंट सर्विस में थोड़ा सिक्योरिटी रहती है, जॉब की गारंटी रहती है। लेकिन इवन तो वहाँ से था, लेकिन अगर आप अच्छे कंपनी में जॉब कर रहे हैं, अच्छे एमएनसी में कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी जॉब सिक्योरिटी तो रहती है। पर एज लाइक राजस्थान का अगर मैं बोलूँ, राजस्थान, यूपी और एमपी, इन स्टेट्स का मैं बात करूँ, तो यहाँ पे जनरल कंसिडरेशन यही है कि प्राइवेट सर्विस ऐसी होती है जहाँ पे आपको कल ही, जैसे आप सो रहे हो, सुबह आपके पास मेल आएगा कि आपको फायर कर दिया, इस तरह से। तो ये थोड़ा यहाँ थिंकिंग रहती है। तो मैंने भी फिर अपनी तैयारी शुरू की। तो मेरा एसएससी CHSL में
हो गया सिलेक्शन। CGL की मैं प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन CHSL में हुआ मेरा, तो मैंने पोस्ट ऑफिस ज्वाइन किया। लेकिन जब वो बोलते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, वैसा वाला सीन था कि दूर से बस अच्छा ही लगता है कि गवर्नमेंट सर्विस अच्छी है, लेकिन अपने जैसे मतलब जैसे अगर आप मन में रखते हैं कि आपको जीवन में कुछ नया करना है, या फिर कुछ ग्राउंड पे कुछ वर्क करना है, या फिर आपका मोटिवेशन किस लेवल का है और आप क्या करना चाहते हैं, तो फिर आपको वहाँ पे जाके रियलाइज होता है कि ये तो रूटीन जॉब है, ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं, आपका फिक्स प्रमोशन है, 5-10 साल में प्रमोशन होंगे, आप चाहे से अच्छा काम करें या बुरा करें। तो फिर लगता है कि यार ये सब के लिए तो नहीं बने अपन। तो रियलाइज हुआ फिर मेरे को, घर वाले तो ठीक है, खुश थे कि अच्छा है, सर्विस लग गई है, लेकिन मेरे को अपने आप से लगता था कि मैं और कुछ बेटर कर सकता हूँ अपने लिए। तो फिर मैंने ऑप्शंस ढूंढने शुरू किए, फिर मुझे MGNF के बारे में, फेलोशिप के बारे में पता लगा। लाइक स्किल में यू विल बी वर्किंग ऑन अ ग्राउंड लेवल, पूरा डिस्ट्रिक्ट आपको देखना है, और वहाँ पे स्किल्स से रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव ले जा सकते हैं वो कर सकते हैं। और ये सोशली भी अच्छा है, और इवन अगर आप हाई यू विल बी कनेक्टेड ऑन अ, मतलब आप कलेक्टर से भी बात कर रहे हो, तो एक नीचे एक वर्कर से भी बात कर रहे हो, तो ये पूरा हायरकी में पूरा ऊपर से लेके नीचे तक यू आर कनेक्टेड। तो ये सब चीज़ें मेरे को अच्छी लगी, तो आई अप्लाइड एंड सेलेक्ट हुआ, फिर घर वालों को मनाया कैसे भी करके, फिर ज्वाइन किया। वंडरफुल, काफी दिलचस्प है वो। आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि काफी कसमकस होती है ना, कि जब आप एक ठीक ठाक जॉब चल रही है, एक सेट करियर है, वहां से एक अनसर्टेन जर्नी लेना, तो घर वाले तो कभी भी अलाउ नहीं करते, उन्हें रिस्क नहीं होता। तो आपने बोला कि वो एक लीनियर सी जर्नी थी, तो अब मैं समझूं कि दीपक ने अपना इकिगाई खोज लिया है, यू हैड गॉट व्हाट यू आर वांटिंग फॉर, आ गया क्या करीब करीब कि हाँ यही है जहाँ काम करना है, या अभी भी स्टिल यू आर सर्चिंग फॉर दैट? नहीं नहीं, मेरे को ये सेक्टर, लाइक यहाँ आने से पहले मुझे नहीं पता था कि कैसा होता है, लेकिन इंजीनियरिंग जैसे मैं था तो इंजीनियरिंग से मैं बोर हो गया था, लेकिन ये सेक्टर ऐसा है जिसमें मैं आगे एक्सप्लोर कर सकता हूँ अपने आप को, लाइक अच्छा इंटरेस्टिंग है। सी देखो, मैं अपन बड़ा दिलचस्प है, हम तीनों जो लोग हैं ना, तीनों अलग अलग हिस्से से हैं, तीनों में काफी डाइवर्सिटीज है, लेकिन एक चीज बड़ा यूनिक है, पता है क्या? एक मैं सवाल पूछूंगा, देन आई विल रिस्पॉन्ड यू। ये 4 सेलिब्रिटीज का मैं नाम लूंगा, इन चारों में बहुत कुछ कॉमन है। नीतीश कुमार, रविचंद्रन अश्विन, चेतन भगत एंड सुंदर पिचई। तो यू माइट एबल टू गेस कि इंजीनियर हैं, तो आई थिंक तीन के तीनों इंजीनियर हैं, और तीनों ने जर्नी करके अपन ये डेवलपमेंट सेक्टर पे आके अपनी जर्नी को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो अगेन फिर से अपन रुक करते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। गार्गी, तो गार्गी मैं समझ रहा था कि जैसे आप ग्राउंड पे हो, तो मैं ये बताओ कि जैसे आप नॉर्थ त्रिपुरा देख रहे हो, तो नॉर्थ त्रिपुरा में क्या क्या संभावनाएं हैं, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज देयर? और उसका दूसरा क्वेश्चन कि आप अब इससे पहले भी आप कुछ कर रहे थे, लाइक योर स्टार्टअप वाज समथिंग, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। स्टार्टिंग में आप पहले बताओ कि वो क्या स्टार्टअप था, उसको आप क्या कर रहे थे, क्या प्रोडक्ट, क्या कैसा आइडिया था, जिससे हम जानेंगे। Okay, sure. So my startup was in a very pen and paper kind of a stage. Like it was in a very initial stage because उस टाइम लॉकडाउन शुरू हो गई थी जब मैंने स्टार्ट करना शुरू किया है. So it was completely online based. It was about menstrual cup. Menstrual cup is a feminine hygiene product. So I was marketing and branding that product on my own. गार्गी So थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा, थोड़ा सलीके को तोड़ते हुए, थोड़ा हिंदी में बात करो, क्योंकि देखो ज्यादा रीच आए ना, हम okay, बातें so कर रहे हैं। actually हिंदी में बात कर सकती हूँ, लेकिन it won't be like मैं इतना fluently नहीं बोल पाऊंगी. So कोई that भी is the दिक्कत thing. नहीं है, सी आप मतलब अच्छा ठीक है, आप एक काम करते रहना कि मेरा जब इंग्लिश में स्विच हो जाएगा ना, तो मुझे थोड़ा हिंदी याद दिला देना, बिकॉज मेरा होता है कि बात करते करते इंग्लिश में स्विच हो जाऊंगी, नॉट एन इशू, कंटिन्यूअस हिंदी। ओके, तो बेसिकली इट वाज मतलब ये था कि मेंस्ट्रुअल कप होता है कि एक फेमिनिन हाइजीन प्रोडक्ट है। इसके बारे में अभी तक इंडिया में उतना ज्यादा बातें होती नहीं है, बस थोड़ा अर्बनाइज्ड एरिया में और थोड़ा हाई सोसाइटी में बात होती है इसको लेके। एंड ये इंडिया में आया है 2010 में, लेकिन इसका इन्वेंशन हो चुका है 1932 में। सो मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि ये ना पूरा एकदम बेस्ट पार्ट है कि ये इट्स एनवायरमेंट फ्रेंडली। आपका कोई वेस्ट क्रिएट नहीं होता, जैसे सैनिटरी नैपकिन में आपका वेस्ट क्रिएट होता है एवरी 4-5 आवर्स, इसका होता है 5 साल 6 साल तक आपके पास कोई वेस्ट क्रिएट नहीं होगा।
So this is the best thing. And इसका और भी बहुत सारे pros है. So let's मैं उतना details में जा नहीं रही हूँ फिलहाल. So this was my thing कि मैं इसको बस branding करना चाहती थी and मुझे इसको एकदम low level of economy से स्प्रेड करना था, बिकॉज हाई लेवल इकोनॉमी के लिए ऑलरेडी बहुत सारे स्टार्टअप्स है जो कि फ्लिपकार्ट अमेजन में ऑलरेडी छा चुका है. सो मुझे बस इसको लेना था एकदम लो लेवल इकोनॉमी से थ्रू आशा वर्कर्स. दैट वाज माय थिंग. आई डिड नॉट, मतलब मुझे इसके ऊपर कोई प्रॉफिट वाला ओरिएंटेशन उतना सोची नहीं थी मैं. इट वाज जस्ट दैट आई जस्ट वांटेड पीपल टू नो अबाउट इट. मुझे इसके ऊपर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था इस प्रोडक्ट के ऊपर. बट देन द लॉकडाउन हैपेंड, सो आई डिड नॉट वर्क मच ऑन इट. तो मुझे वापस इस पे काम करना है. बस अब ये स्लीपिंग स्टेज पे चल रही है. तो बस ये MGNF एक जगह है जहाँ पे ग्राउंड लेवल पे सारे डिपार्टमेंट्स कैसे काम करते हैं, कहाँ पे कितने बॉटलनेक्स है, सब पता चलती है. एंड ये जानना बहुत जरूरी है, जबकि मैं कुछ सोच रही हूँ वैसे कुछ काम करने पे. तो ये बहुत जरूरी है कि एकदम ग्राउंड लेवल पे लोग कैसे काम करते हैं और सीनियर्स उसको कैसे लेते हैं. हर एक एंगल का 360 डायमेंशन हम लोग को पता चलता है यहाँ पे. तो टॉकिंग अबाउट नॉर्थ त्रिपुरा में एक चीज बहुत ज्यादा फेमस है. दैट इज योर अगर ट्री, अगरवुड. तो अगरवुड होता है कि इसका दूसरा नाम भी है आउद ऑयल. सो इसका मतलब होता है कि आपका परफ्यूम या तो इतर बनाने में जो ऑयल यूज होता है, दैट इज द रॉ मटेरियल. तो नॉर्थ ईस्ट में, आई मीन त्रिपुरा में, नॉर्थ त्रिपुरा में ये बहुत ज्यादा मिलती है. इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा मिलती है. और यहाँ इसको एक्सपोर्ट किया जाता है आपका मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, एंड इसके साथ केरला में और आपका लखनऊ में इसका डिमांड बहुत ज्यादा है. लेकिन क्या है ना कि कुछ साल पहले तक भी ये बहुत इलीगल था. अभी रिसेंटली 2019 में इसको लीगलाइज किया गया और इसके ऊपर त्रिपुरा गवर्नमेंट खुद एक पॉलिसी बनाई है. सो नाउ द थिंग इज, इसके ऊपर बहुत अच्छे से काम किया जा सकता है, बिकॉज यहाँ पे अगर कोई भी इंडस्ट्री चाहता है, जैसे परफ्यूम इंडस्ट्री, वो लोग आके यहाँ पे इसको पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं. बट इसका प्रॉब्लम है कि इसके स्किल्ड लेवल्स बहुत कम है. जो लोग फैमिली वाइज इस बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करें, बस उन्हीं के पास इसका स्किल है कि इसको कैसे वुड को कैसे चिप किया जाएगा, कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से पार्ट से ऑयल एक्सट्रैक्ट होगी, वो सारा जो नॉलेज है वो सबके पास नहीं है यहाँ पे. और ये अगरवुड के बारे में भी बहुत कम लोग जानते हैं. ऐसा भी हुआ है कि मेरे IIM में मैंने जब इसके ऊपर बात की, मेरे प्रोफेसर्स इंटरेस्ट हो गए कि जानने के लिए होता क्या है, बिकॉज उन लोग भी पता नहीं था कि ये क्या चीज है. तो दिस इज समथिंग, इसके ऊपर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बिकॉज एक एक ट्री 8 से 10 साल लगता है ग्रो करने में. और अगर उससे पहले कट किया जाए, जैसे 4 से 5 साल, तो 20,000 तक की पैसे मिल जाती है वो ट्री का. और अगर 8 से 10 साल होती है तो तब तो करीब 1 लाख की मतलब पैसा मिल जाता है एक एक ट्री का. सो दिस इज द लेवल ऑफ प्रॉफिट इस ट्री के ऊपर है. सो दिस इज अ वेरी कोर एरिया जहाँ पे फोकस किया जा सकता है इन नॉर्थ त्रिपुरा. इसके अलावा यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट पे अरेका नट्स का बहुत ज्यादा डिमांड है. सो अरेका नट्स ऐसे भी एक्सपोर्ट होता है. रबर है, रबर बहुत ज्यादा उसका ऑलरेडी मार्केट सेटअप किया हुआ है. तो इन सब चीजों पे उतना ज्यादा नया करके काम करने का कुछ ज्यादा है नहीं स्कोप. बस अरेका नट्स में अरेका नट्स प्लेट्स का कुछ हो सकता है जो कि ऑलरेडी साउथ में पॉपुलर है. लेकिन वहां पर भी वही एक प्रॉब्लम आ जाती है कि जब अरेका नट प्लेट्स यहाँ से बन के कोई ईस्टर्न स्टेट्स में जाएगी, तो वही कि इसका बेसिक प्राइस बहुत ज्यादा राइज हो जाएगी, इसका जो होलसेल रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. वही चीज जब अगर तमिलनाडु से या तो कर्नाटका से आएगी कोलकाता में, उसका प्राइस बहुत ज्यादा कम रहती है. सो बस दिस आर द कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा प्राइस का इशू. या राइट. सो वेल, हम दीपक से समझेंगे जैसलमेर के टूरिज्म के अलावा और क्या संभावना है. इससे पहले मैं श्रीकर से समझना चाहता हूँ कि क्या है USP कारगिल की, क्या देखा आपने, क्या चीजें हैं जो आप हमें बताना चाहोगे, जो हिंदी हार्टलैंड में बैठा हुआ है. अभी तक जाने के प्लान बनाते हैं, कभी जाएंगे जम्मू तो फिर उधर साइड घूमेंगे, बट अभी तक जा नहीं पाए हैं. तो बताइए क्या देखा आपने ग्राउंड में. और आप, मैं तो देख रहा था कि आप उनसे मिल के आए थे क्या. व्हाट वाज हिज नेम? जब कारगिल के बारे में बात करना है तो सबको लद्दाख को पहचानते हैं, लेह लद्दाख, लेकिन कारगिल लद्दाख कोई कहते ही नहीं. बिल्कुल नहीं कहता. वो सेंटिमेंट अभी भी फिलहाल इधर लोग में है. कारगिल भी लद्दाख कारगिल, मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, सॉरी, कारगिल शुड बी आइडेंटिफाइड एज ए पार्ट ऑफ लद्दाख. whatever the honor we are getting for Leh as Ladakh, Kargil Ladakh, that's वो ऐसा ब्रांडिंग मिलना चाहिए.
बिल्कुल tourism स्पीकर, में। ये बात दिल्ली तक जानी चाहिए। मैं पूरी मजबूती के साथ कह रहा हूँ इस पैनल के साथ कि आपके जो उनके सेंटीमेंट्स आपने भापे हैं उसको रिपोर्ट कर रहे हो ना, ये बात वहां तक जानी चाहिए। तो बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो ये मुद्दा है। टूरिज्म के लिए, particularly for tourism, मैं एज पर रिपोर्ट बता रहा हूँ, टोटल लद्दाख टूरिज्म 100% ले लेंगे में तो 80% फोकस होता है लेह में ही, 80% हिस्सा होता है लेह का, और सिर्फ 20% होता है करगिल का। बट करगिल को इज हैविंग ए लॉट ऑफ पोटेंशियल, करगिल को बहुत पोटेंशियल है इधर टूरिज्म में लिए, टूरिज्म करने के लिए। लेकिन बहुत गैप्स है कि अब ज्यादातर आपको पता है साउथ इंडिया की हिस्सा बहुत है इधर लद्दाख आने वाले, मतलब आई एम नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग, आई एम नॉट डिस्करेजिंग दैट पीपल फ्रॉम नॉर्थ इंडिया विल वोंट गेट लद्दाख. So they have more what you call enthusiasm, passion, like we have to make from Kerala, from Kanyakumari to Kashmir, like that. So that kind of en route is there, en route will be there. तो इसमें क्या होता है कि करगिल मतलब मैं भी इधर आने के पहले करगिल मतलब मैं सोचा था ये ऐसा जगह है, मतलब थोड़ा खतरा है, करगिल हमको याद आते हैं ऐसे वार, ऐसा प्लेस ऑफ वार. सो ऊपर से थोड़ा सा जब मैं ये नेट पे देखा था डिस्ट्रिक्ट के बारे में, मतलब पता नहीं कहना चाहता, ये होता है माइंड में आता है क्या, वैसे कहा होता है थोड़ा सा रिलीजियस की फोबिया भी होता है ऐसे, मतलब कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ है, ये आया था, ये सब बहुत दिमाग में मेरे सोच में आया था थोड़ा. आई एम अप्रेंडेड टू वर्क इन करगिल बिफोर गेटिंग हियर. लेकिन जब मैं इधर आया तब बिल्कुल सीन अलग है. So everything is fine because of course it is having fully of Islam culture. Everything is okay, but there is nothing disturbing for me to work here. So generally, as some fellows are working there, so Islam we have more something culture related with Gilgit Baltistan, so which is under Pakistan control. So Kargil is more cultural related with, even the language is here is Balti, Purki कहते हैं. तो मुझे को लगता है इधर डेवलपमेंट की बहुत जरूरी है. मेरे दिमाग से स्टैटिस्टिकल की मैं बताना चाहता हूँ, when we have to want to get back Gilgit Baltistan, there is no need of taking a war. Simply make development in Kashmir and this region area automatically. ये मेरे ख्याल से लगता है यही स्ट्रेटजी है इधर. जब इधर डेवलपमेंट बढ़ जाएगा, पिछले 70 साल में कुछ नहीं हुआ था, हर चीज इधर अभी it's just like everything is blossoming right now here. So this is the stage everything is getting. आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, पूरे लद्दाख में एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, एक भी मेडिकल कॉलेज बिल्कुल नहीं है. सारे बच्चे जाते हैं जम्मू, श्रीनगर, दिल्ली पढ़ाई करने के लिए इंजीनियर. 2-3 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है करगिल डिस्ट्रिक्ट में, वैसे ही इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, डिग्री कॉलेज 2-3 डिग्री कॉलेज है, और बाकी उधर लेह में भी 2-3 डिग्री कॉलेज है. बस यही फिलहाल के सिस्टम. अभी लद्दाख नया यूनिवर्सिटी बना रहे. So in terms of education, everything, so that we are going to see the development, at least hope next in the 3 to 4 years, 5 years, so we can have the impact on that. And coming to the livelihood, आपको शायद सुना है apricot को पता है? apricot पता है आपको? So apricot होता है, it's a fruit, it's like it is a citric fruit. So ये मुझे कोई पता नहीं, 6 महीने के बारे में 6 महीने के पहले apricot के बारे में मुझे को बिल्कुल पता नहीं. जब मैं लद्दाख इंटरव्यू के लिए आया था, देख के मुझे अजीब लगा, खाया, मुझे पसंद लगा, वापस घर जाने वक्त 1 केजी खरीद के गया था. जब मैं घर में जाके सामने रखा, मेरे पापा मतलब पेरेंट्स के सामने रखा, उसको अजीब लगा, पूछा ये क्या है. लेकिन जब खाने के बाद बिल्कुल पसंद आया. So we have so much of value chain products regarding apricot. It is having a great potential. 80% of total India's apricot produce is produced in Kargil district. 80%. So it is having major share, and Ladakh itself produces 90%, and almost 90% of apricot produce is there. So इसमें बहुत काफी है, टूरिज्म में बहुत काफी है, और इधर बाकी हम स्किलिंग में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज को बिल्कुल अवेयरनेस है कि नहीं है, लोग को मोबिलाइज करना है, बेसिक चीजों से मोबिलाइज करना पड़ेगा. पॉपुलेशन भी 1.5 लाख ही है, बहुत कम है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है, लाइक वेरी माउंटेन टेरिटरी, हिली टेरिटरी. टेम्परेचर द्रास इन करगिल डिस्ट्रिक्ट, हम पढ़ाई में 10th क्लास में पढ़ाई करते हैं, बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं, द्रास इज द सेकेंड मोस्ट कोल्डेस्ट प्लेस इन द कंट्री इन द वर्ल्ड. जैसे -40 तक -50 तक पहुंचते हैं.
तो सारे बहुत बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि कारगिल इस बहुत खास है, क्योंकि ये हिमालयन बेल्ट होते हैं, कल्चरली थोड़ा डायरेक्टली कनेक्टेड विद गिलगिट बाल्टिस्तान, विद इस्लामिक कल्चर एवरीथिंग, एंड ले इज मोर बुद्धिस्ट कल्चर, इट इज हैविंग मोर उसमें वहाँ बुद्धिस्ट कल्चर ज्यादा होते हैं। तो इसी तरह इधर बहुत सारे कर सकते हो सकते Got it, हैं, एवरीथिंग इज wonderful. इनिशियल। तो श्रीकर, आपका मैं समझ गया, आपने ये दो चीजों की शिकायत की। पहली बात तो ये कि उनको बराबर मुख्य धारा में हम उनको इतना नाम नहीं लेते, उनको इतना ज्यादा शेयर नहीं मिलता है ना। और दूसरा इशू ये है कि डेवलपमेंट इतना ज्यादा हुआ नहीं पिछले 70 सालों में। भारत में बड़ा पॉपुलर से जुमला हो गया कि भारत में 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। तो हर जगह तो ये हो सकता है इतना एप्लीकेबल ना हो, बट चूंकि आपने बताया ले वहाँ कारगिल में पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोई यूनिवर्सिटीज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, तो आई डू एग्री कि लार्जर स्केल में हम कह सकते हैं कि यार 70 साल में नहीं हुआ उतने हद तक, इतना होना चाहिए था। उसकी जो भी चैलेंजेस रहा होगा, बट हम कहेंगे। सो एनीवे, अब हम आते हैं हिंदी हार्टलैंड के जैसलमेर में। तो दीपक बताइए, आपने क्या देखा जैसलमेर में? क्या क्या संभावनाएं हैं, यूथ की क्या एस्पिरेशंस है, क्या चैलेंजेस है, क्या सरकारें कर रही हैं, क्या और किया जा सकता है? सो प्लीज लेट मी हेल्प अबाउट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन ऑफ जैसलमेर। या यस दीपक, बताइए। तो जैसे कि श्रीकर ने बताया कि जब वो कारगिल गए थे, लद्दाख गए थे इंटरव्यू के लिए, तो उनके एक्सपेक्टेड यस दीपक, यस दीपक बोलिए। हेलो, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। मैं देख नहीं पा रहा हूँ। नहीं नहीं, आपकी आवाज आ रही है, यू आर विजिबल, यू मे कंटिन्यू। अच्छा, तो जैसे कि श्रीकर ने बताया था कि जैसे वो लद्दाख गए थे इंटरव्यू के लिए, और जब उन्होंने कारगिल में ज्वाइन किया, तो जो उनकी थिंकिंग थी कि ऐसा होता है वहाँ पे, जैसा उन्होंने पढ़ा जाना, पर रियलिटी में थोड़ा डिफरेंस था। वैसे ही जैसलमेर, हेलो, हाँ हाँ आ रही है आवाज, यू मे कह या तो वैसे ही जैसलमेर का भी मेरा ऐसा ही था कि जैसलमेर एक पूरा डेजर्ट है, वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है। डेजर्ट में तूफान है, और पॉपुलेशन भी कम है, कुछ ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत, और काफ़ी चीज़ों के बारे में मैंने सोचा था। लेकिन यहाँ के रियलिटी बहुत अलग है। जैसलमेर पहले के टाइम कंपैरिजन में अभी काफ़ी डेवलप हो चुका है, और यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट भी आ रहे हैं। और जैसे कि जैसलमेर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में भी आता है, तो गवर्नमेंट ने जो 112 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए हैं एस्पिरेशनल में, अब जैसलमेर वन ऑफ देम। तो यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट उसकी वजह से भी आ रहा है, एस्पिरेशनल होने की वजह से। अगर सेक्टर्स की बात की जाए तो जैसलमेर में टूरिज्म है सबसे मेजर सेक्टर, तो जैसलमेर में टूरिज्म है, और उसका कंट्रीब्यूशन अराउंड 40% ऑफ जैसलमेर जीडीपी है। जो सारी लाइवलीहुड यहाँ पे डेवलप हुई है वो बिकॉज ऑफ टूरिज्म ही है। टूरिज्म से ही यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट मार्केट काफ़ी डेवलप हुआ है। और जैसलमेर अपने पीले पत्थर की वजह से, येलो स्टोन की वजह से बहुत फेमस है। यहाँ का जो येलो स्टोन है वो दुबई, सऊदी नेशंस में भी जाता है, तो वो भी एक प्रॉमिसिंग थिंग है यहाँ पे। बाकी अगर दूसरे और सेक्टर्स की बात की जाए, तो जैसे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सोलर एंड विंड एनर्जी जो प्रोडक्शन है राजस्थान का, वो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट से ही होता है, और उसमें काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है एम्प्लॉयमेंट की भी, और स्किलिंग की भी उसमें बहुत रिक्वायरमेंट है। क्योंकि यहाँ पे मैं काफ़ी कंसल्टेंसी फर्म्स से और काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट करा, तो उन्होंने जैसे मेरे को बताया कि यहाँ पे कंटिन्यूस डिमांड रहती है। लाइक कुछ अलग अलग कंसल्टेंसी फर्म्स का अलग अलग फीडबैक था। लाइक कुछ बोल रहे हैं कि 20-30 लोगों की रिक्वायरमेंट उनके पास हमेशा रहती है, कुछ बोल रहे हैं 40-50। तो वो एक चीज़ है कि यहाँ पे बहुत प्रॉमिसिंग है। और गवर्नमेंट का भी पूरा फोकस अभी रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा जा रहा है। लाइक अपन कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी से या फिर फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी से चेंज होके नेचुरल रिसोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। तो उसकी वजह से भी यहाँ पे काफ़ी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। लाइक अदानी का
एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है। बाकी और प्रोजेक्ट्स में सीमेंट के काफ़ी प्लांट्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो वो भी एक प्रॉमिसिंग सेक्टर होने वाला है आगे आने वाले 3-4 सालों में। उसके अलावा यहाँ पे एग्रीकल्चर का, जब मैंने सोचा था कि जैसलमेर में तो पानी ही नहीं है तो एग्रीकल्चर कहाँ से होगा। बिल्कुल बिल्कुल, सबको यही लगता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे एग्रीकल्चर अभी यहाँ पे क्या है, इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट है, नहर परियोजना, तो उस जब से वो शुरू हुआ है तो यहाँ पे एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा हो गया है। मतलब अगर आप यहाँ पे मोहनगढ़ एरिया है और पोखरन साइड एरिया है, तो वहाँ पे अगर मैंने 1-2 बार उस रूट पे ट्रेवल किया है और उन डिस्ट्रिक्ट में गया हूँ मैं, उन तहसीलों में, तो वहाँ पे जब आप ट्रेवल करोगे रोड बाई रोड तो आप देखोगे कि बहुत बड़े बड़े लैंड है लोगों के पास और काफ़ी अच्छी खेती कर रखी है। लाइक काफ़ी क्रॉप्स यहाँ पे होती है, लाइक बाजरे की खेती बहुत ज़्यादा होती है, जीरा, इसरगोल, काफ़ी Okay. मतलब प्रॉमिसिंग है, लोग काफ़ी अर्निंग भी हो रही है वहाँ से। तो एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर में स्टोरेज डेवलप हो रहे हैं काफ़ी, और बाकी हैंडीक्राफ्ट मार्केट है, तो ये सब चीज़ें। बढ़िया। सुशी, हम समझ लिए सारा का सारा जो ये ब्रेकअप है, क्या क्या चैलेंजेस कैसा है। बस वी आर एट द एंड ऑफ आवर डिस्कशन, हम 5 मिनट के अंदर इसको रैप अप करेंगे। आप ये बताइए, चूंकि आप ब्यूरोक्रेसी के साथ काम कर रहे हो और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भी कहा बाबू शाही और बाबू कल्चर, उसको लेके हमारे अंदर एक परसेप्शन है कि वो न्यूट्रल तरीका होता है काम करने का, दे आर नॉट मच इफेक्टिव, कई बार चैलेंजिंग भी होता है, कई बार कुछ लोग बहुत प्रोएक्टिव होते हैं। तो कोई ऐसे चैलेंजेस अगर आपने फेस किया हो, कोई स्पेसिफिक और मेंशन करना चाहें तो, क्योंकि आपको अभी लंबी एक जर्नी उनके साथ ट्रैवल करनी है, और हमेशा कहा जाता है कि दुश्मनी जम कर करो मगर एक गुंजाइश रखो, जब हम कभी दोस्त हो तो शर्मिंदा ना हो। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो उसको बचाते हुए आपका अगर कोई ऐसा दिक्कत हुई हो, अगर उसको गुड एक्सपीरियंस है वो भी आप मेंशन कर सकते हो। और दूसरी बात, ऐसा कोई सुझाव जो 2 चीजें आपकी जो सरकार सुन ले सेंट्रल लेवल पे या लोकल लेवल पे, जिन पे अगर काम कर दिया जाए तो चीजें ज्यादा इफेक्टिव हो जाएं। तो कारगी आपने ऐसा क्या ऑब्जर्व किया, कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको अच्छा लगा हो, काफी अच्छा इम्पैक्ट आया, फिर कोई ऐसे सिचुएशन जिसमें लगा हो क्या ये ब्यूरोक्रेसी तो ऐसे ही होती है, तो एनी एक्सपीरियंस व्हिच यू विश टू शेयर। सो मैं कॉर्पोरेट से आई हूँ, तो मेरा काम करने का तरीका है वेरी टाइम पंक्चुअल। हाँ, मुझे टाइम के अंदर काम करना बहुत पसंद है, विद डेडलाइंस एंड एवरीथिंग, एंड आई एम वेरी पंक्चुअल विद माय वर्क। तो यहाँ पे आके पहला धक्का मेरे को यही लगा था कि टाइम का धजिया उड़ा दो, सबसे पहली बात तो ये है। सो पहला 1-2 महीना मुझे बहुत तकलीफ हुई, बिकॉज कुछ भी बोलो कोई कुछ सुनता नहीं है, कोई कुछ करता नहीं है, बोलने के बाद 1 महीना 2 महीने के बाद रिपोर्ट आता है। सो अभी जाके वो मुझे समझ में आ चुका है। तो व्हाट आई डू इज, अगर मुझे कोई रिपोर्ट या तो कोई काम करवाना है इन लोगों से, तो 1 महीना पहले मैं दे देती हूँ और डेडलाइन देती हूँ 15 दिन बाद। तो वो काम होते होते 1 महीना लगा देते हैं, लेकिन मिल जाता है। आप सिस्टम को मतलब पढ़ लिया है, नाउ यू गॉट द ये सिस्टम की चीजें कैसी हैं। या सो दैट इज, बस वही है कि थोड़ा स्लो काम करता है सब चीज, मतलब जैसे चाहते हैं वैसे होता नहीं है। और सबसे और एक चीज है कि जब लोगों के साथ काम करना होता है, बिकॉज यहाँ के मेन कस्टमर्स कौन है, पब्लिक। तो पब्लिक हर एक तरह के होते हैं, तो उन लोगों का डिमांड, उन लोगों का वे ऑफ थिंकिंग, अब ब्यूरोक्रेसी चाह के भी सब कुछ अपने तरीके से नहीं कर सकते। सो दिस इज समथिंग अ बिग रियलिटी, कि हम लोग बहुत बार ऐसे होते हैं कि जब हम लोग दूसरे साइड पे बैठे रहते हैं एज अ पब्लिक, तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग के गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, या तो डीएम ऑफिस से ये नहीं हुआ, वो ऑफिस से ये नहीं हुआ, हम लोग बहुत कंप्लेंट्स करते हैं। लेकिन जब इस साइड पे आके देखते हैं ना, तो लिटरली इन लोग के पास बहुत काम रहता है। और ऐसा बहुत बार होता है कि सपोज मैं आपके बात सुनने के जगह में मैं किसी और माइनॉरिटी का सेंटिमेंट हर्ट नहीं कर सकता, ब्यूरोक्रेसी को सबके साथ लेके चलना है, तो वो जगह पे आ जाती है कि दे हैव टू मैनेज एवरीथिंग। तो किसी को पूरा चीज मैनेज करने टाइम तो हो ही जाता है ना, किसी को फेवर होता है, किसी को अनफेवर पे काम करना पड़ता है। सो दैट इज द थिंग, लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ रियलिटी दैट हिट्स व्हेन यू वर्क विद दैम। वंडरफुल सेड। वेल श्रीकर, आपका क्या अनुभव रहा पर्टिकुलर कारगिल पे, और आप ये भी बताइए सोनम बांगड़ू से आप मिलने गए थे, क्या नाम है, आई एम मिसिंग द नेम, आपने ही पोस्ट किया था, तो उनके Yeah, साथ क्या बात हुई, क्या अनुभव था। Sonam Wangchuk. हाँ Sonam हाँ, तो Wangchuk ji, आखिरी of के course, 2 he मिनट is में the आप इसको बताइए अपने one, अनुभव को, क्या कैसा था। यस यस। one way he is the inspiration of, because attracting my attention towards Ladakh, getting into Ladakh. ठीक है, मैं पहले काम करने के बारे में बात करता था आपके, जैसे मैं पहले पता था
इधर ज़्यादा काम ही नहीं चलता था। अभी भी पब्लिक में एक ओपिनियन है कि एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट हियर इज फॉर रिप्रेजेंटेटिव सेक। थोड़ा अभी भी बदल रहे। ये हमारा देश है, लेकिन वो रिप्रेजेंट करने ऐसा रिप्रेजेंट करने के लिए इधर सरकार है, गवर्नमेंट है बस, लेकिन सर्व करने के लिए नहीं। ऐसा ओपिनियन पहले था, अभी भी है, थोड़ा बदल रहे इधर। तो वैसे काम चलते ही नहीं, कुछ नहीं होता ही नहीं, और हर चीज में डेटा भी ज्यादा नहीं होता था। एक ही पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक ही आईटी है, और ऊपर से सर्दी में बोला था ना -20, -30, -40। पहला मेरा प्रोडक्टिविटी कम हो गया, मतलब और ऊपर भी ये चीज है कि ये आल्टीट्यूड बहुत है, बहुत ऊपर होता है, लाइक नियरली 3000 मीटर अबव सी लेवल, 2500। सांस की दिक्कत होते हैं। एक चीज तो मैं एक्सपीरियंस किया था, जैसे हम उस जगह में, हमारे जगह में, फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर स्लीपिंग ऑलमोस्ट लाइक 6 hours or 7 hours a day, we need 1 or 2 hours more to sleep। तो ऐसा होता था, और बिकॉज नॉट आई डोंट नो, सो इट हैज a lot of effect impact on my productivity and upper sleep। सो ऐसा बहुत होता था, और ऊपर से सर्दी है जो भी। और जब ज्यादातर दिसंबर में लोग, ऑफिसर लोग इधर लॉन्ग लीव में, छुट्टी में श्रीनगर निकल जाते, गर्मी इलाका चले जाते, दिल्ली चले जाते, ऑफिसर लोग ही नहीं रहते। वो इसके लिए इंतजार करके लॉन्ग लीव रखते हैं दिसंबर जनवरी में, तो लॉन्ग लीव छुट्टी लेते। तो ऐसा पूरे सारे सीन है। हम बाहर भी स्नो स्टॉर्म होते हैं, मतलब बर्फ पड़ते रहते हैं। स्नो स्टॉर्म जैसे हमारा स्टॉर्म होते हैं ना, बारिश की स्टॉर्म होते हैं, जैसे स्नो स्टॉर्म दिसंबर जनवरी पूरे फरवरी तक ऐसे चलते रहते हैं। बाकी और कट ऑफ होते हैं, जो जिला एक पास है सारे रोड एक्सिस कट ऑफ हो जाते हैं। खाने के लिए चीज भी, ताजा सब्जी नहीं मिलता है। तो बहुत सारा मसला है, बहुत हार्श, Got it. वेरी, इट इज वेरी क्रिटिकल थिंग। Got तो it, got it. वैसे ये हुआ था सारे चीज भी इधर। चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वंडरफुल। धीरे धीरे आखिरी पे एक चीज बताना चाहता हूँ, यस एक चीज यस। तो अब देखते हैं, प्लेटफॉर्म में रेलगाड़ी होते हैं, अचानक तेज नहीं बढ़ते, धीरे धीरे तेज हाँ, आते हैं। तो फिलहाल वो भी है इधर, वो ऐसा ही है, सुबह वी कभी कैन तो कंपेयर। आएगी वाला सीन है कि हो मत हाँ, हारो, एक दिन तो एक वक्त तो तेज पकड़ेंगे इधर भी, देर से बेर आएगा, बस। जैसा भी है ना। बिल्कुल बिल्कुल, इस उम्मीद के साथ हम अपने सेशन के आखिरी गेस्ट और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दीपक के पास आते हैं। तो क्या रहा अनुभव आपका दीपक, अच्छा बुरा भला अगली गुड, जिस भी हिसाब से इसको पॉइंटेडली हम 2 मिनट के अंदर रैप अप करते हैं। यस दीपक, नाउ। तो मेन प्रॉब्लम तो यही होता है जब आप एक आउटसाइडर की तरह जाते हो ना, लाइक पूरा सिस्टम है, गवर्नमेंट मशीनरी है पूरा, और आपका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आप सिर्फ एक फेलो हो जो आए हो। हाँ तो आपके पास कोई, लाइक हमें बोला भी गया था कि यू आर डूइंग वर्क विदाउट एनी अथॉरिटी, लाइक यू डोंट हैव एनी अथॉरिटी बट यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी। हाँ, रेस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी। तो ऐसा था। तो शुरुआत में क्या होता है, गवर्नमेंट मशीनरी में आपको लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि आप हो कौन, आप एक्चुअली में, हाँ, आप करने क्या आए हो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको में। अगर कोई दिक्कत हुआ करे ना तो कह दिया करो मीडिया वाले हैं, काम जल्दी होगा। अगर आपके बाद कभी कुछ हुआ करे ना, कोई ना समझ पाए तो बोल देना हम मीडिया से हैं, बस काम हो जाएगा। मैं जानता हूँ ना, मैंने गया है ब्यूरोक्रेसी में, तो मैं बोल देता हूँ। एनीवे, तो आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। हाँ, तो लाइक ना, लोग आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं आप कौन हो क्या हो, लेकिन विथ टाइम आपको लोग ऑब्जर्व करने लग जाते हैं। लाइक अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपको धीरे धीरे फिर अच्छा रेस्पॉन्स भी मिलता है गवर्नमेंट ऑफिशियल से, बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस में व्हाट पीपल लाइक इज स्किल्स मेनली। कि कई तरह के, आजकल क्या है, पूरा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, तो कई तरह के आपको प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर करने होते हैं, आपको प्रपोजल्स भेजने होते हैं। तो अगर आप थोड़ा बहुत उनकी हेल्प करोगे तो वो अंडरस्टैंड करेंगे आपको भी, और फिर आपको, मतलब आपको भी फिर काम करने का मतलब सपोर्ट मिलेगा उन सब चीज़ों में। ऐसा है। तो इनिशियल टाइम में थोड़ा सा दिक्कत आती है, बाद में विद द टाइम चीज़ें ठीक हो जाती है, लाइक सब अच्छा हो। सो गाइस, ठीक है ना, आज दैट्स इनफ फॉर टुडे। थोड़ा कनेक्टिविटी का इशू था आप लोगों की साइड पे, तो हमने इस डिस्कशन को काफी अच्छे आयाम पे किया, एंड आई होप यू गाइस हैड एंजॉयड इट। आपने अपने अनुभवों को साझा किया हमारे साथ, हमारे लिए भी काफी इंसाइटफुल था, समृद्ध करने वाला अनुभव था।